वो। फिर आमिर साहब एक दिन आगे पुलिस फोर्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ और 40 बॉडीगार्ड ये बिल्डिंग में घूम रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, कोई रस्सियाँ लकड़ी वकड़ी। तो आमिर साहब मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई आप पागल हो गए हैं, आपको जरूरत है ट्रीटमेंट की और ये सब। तो मैं शॉक में हो गया, बोला ये क्या हो गया भाई। भाई आई वेलकम ऑल माय फैंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर वेरी सॉरी, बहुत हम लोग को माफी करिए कि हम लोग पिछली बार कनेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन मैंने अब सब मेरा कनेक्ट। अब आवाज भी सही आ रही है, मेरी आवाज सही आ रही है जी राहुल? हाँ, प्रॉपर आ रही है जी जी हाँ, जी। तो बस सब मैंने करेक्ट कर लिया, वाईफाई का पावर बढ़ा दिया, सब चीज कर लिया ताकि सबको हम लोग पहुंच पाए, इंटरव्यू भी अच्छी तरह हो पाए। जी हम जुड़े हैं तो सबसे पहले जिस चीज के लिए जुड़े हैं सवालों का दौर शुरू करते हैं। जी जी जी। सबसे पहला सवाल, आपकी फिल्म फैक्ट्री 3 सितंबर को रिलीज हो चुकी है, जी तो आपको अपनी फिल्म से क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपकी एक्सपेक्टेशन पे कितनी खड़ी उतरी है आपकी फिल्म? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो थी कि लोग देखें और बताएं कि, देखिए एक्चुअली लोगों का व्यू पॉइंट मुझे बहुत अहमियत रखता है कि लोग जब देखेंगे। लेकिन कोरोना की वजह से लोग शायद जा ही नहीं पाए थिएटर्स में, और हम लोगों ने कम रिलीज भी की थी। छोटी बजट की फिल्म थी, तो जितना रिलीज कर सकते थे उतनी बड़ी रिलीज की, 100 थिएटर्स में रिलीज की। तो जी कोरोना की वजह से शायद लोग जा नहीं पाए, लेकिन अब ओटीटी या बुक माई शो या जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर फिल्म रिलीज की जाएगी। और लोग जब देखेंगे तो उनका बेसब्री से, उनका व्यू पॉइंट, उनका नजरिया, वो मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि क्या रहेगा जब मेरी फिल्म देखी जाएगी। अभी तो बहुत चंद लोगों ने देखी है, लेकिन जिन्होंने भी देखी है मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और 90% लोगों को, देखिए हर आदमी को तो पसंद नहीं आएगी कोई भी चीज, कोई जी भी जी। फिल्म, लेकिन ज्यादातर अगर पसंद आ जाए तो वही कोशिश रहती है क्रिएटिव पर्सन की कि 80-90% लोगों को पसंद आ जाए, तो फिर मतलब यू शुड थिंक यू आर अ विनर इन दैट, अगर ऐसा हो जाता है तो। सबसे बड़ा सवाल कहा जाए तो, क्योंकि हर कोई फिल्म बनाता है तो एक्सपेक्टेशन होती है फैंस के अलावा। जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उस इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उन लोगों की भी फीडबैक मायने रखता है आपके लिए। अगर आप कोई काम करते हैं तो बहुत मायने रखता है। तो जैसा कि आपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है कि आपके कोई इंडस्ट्री में फ्रेंड सर्कल नहीं है आपका, फिर भी अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाता है। तो किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर का कोई नहीं, कॉम्प्लीमेंट मिला है, एक्चुअली इंक्लूडिंग योर ब्रदर आमिर खान? देखिए एक्चुअली क्या है ना राहुल, उनका फीडबैक क्या होगा, ऑडियंस वर्डिक्ट फाइनल होता है। चाहे वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, अरे पिक्चर बहुत अच्छी है या पिक्चर बहुत बुरी है, जो भी बोल रहे हैं, जी तो उनका जी कुछ मायने नहीं रखता है। मायने तो ये रखता है कि ऑडियंस क्या क्या बोलती है, मायने ये रखता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस क्या बोलते हैं। खैर आजकल कोरोना है तो कोई भी पिक्चर नहीं चल पा रही है, तो लेकिन जी ऑडियंस का एक रिव्यू जब आता है, जब कोई हम लोग इंटरव्यू देते हैं और सब करते हैं, तो ऑडियंस का जो रिव्यूज आएंगे पिक्चर देखने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा मेरे लिए। और देखिए इंडस्ट्री वाले वो लोग खुद नहीं वो लोग खुद ऑडियंस, जो जो भी पिक्चर बनाता है, जो बड़े डायरेक्टर होते हैं या आमिर साहब हो गए या जो भी बड़े एक्टर हो गए, वो लोग खुद ऑडियंस का इंतजार करते हैं, फ्राइडे का और मंडे का इंतजार करते हैं, जिस हफ्ते में फिल्म रिलीज होती है उसका फ्राइडे या मंडे का इंतजार करते हैं कि रिस्पॉन्स क्या है। तो मैं भी वही चाह रहा हूँ कि ऑडियंस मुझे बताए, अब जब रिलीज होगी ओटीटी पे और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो ऑडियंस का ही रिस्पॉन्स मेन होता है राहुल भाई। जो कुछ भी बोल दे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर, अपना जैसे आज मैंने कहा सवाल जैसे मैंने जी कहा जैसे मैंने कहा हर आदमी का एक अपना नजरिया होता है पिक्चर देखने का, वो पिक्चर के वक्त भी क्या मूड है उसका। अच्छी से अच्छी पिक्चर कभी कभी पसंद नहीं आती कुछ लोगों को, या बुरी से बुरी पिक्चर अच्छी लग जाती है ऐसा भी होता है। एक मूड होता है फिल्म ऑडियंस का, जब वो पिक्चर देख रही है बैठने, जब वो बैठती है पिक्चर देखने, उसका एक मूड होता है। तो वो बस ऑडियंस ही बताए, ऊपर वाला ही बताए, बस यही मैं चाहूंगा कि फिल्म कैसी है। अपना सवाल आगे बढ़ाने से पहले फैंस का सवाल एक है छोटा सा, मतलब जी मोस्टली ये क्वेश्चन उस दिन भी कर रहे थे लोग, आज भी कर रहे हैं कि जी ये जी जी। फैक्ट्री आपकी फिल्म जो ओटीटी पे कब टेंटेटिव कुछ आइडिया है, कब लाने का प्लान है आपका? नहीं, मुझे जल्दी, मैं बातचीत में हूँ लोगों से, तो अब जैसे ही पता चलेगा मुझे, तो जो भी प्लेटफॉर्म पे आएगी मैं आपके थ्रू और दूसरे जो भी चैनल्स हैं उनके थ्रू जी मैं जी। एक और छोटा इंटरव्यू करूंगा और बोलूंगा, सब फैंस को बताऊंगा कि हाँ यहाँ पर आप हमारी फिल्म देख सकते हैं। तो वो जरा उस सब बातों में सब चल रहा है। अब क्या होता है ना यार, ये लोग राहुल, बात यही है कि ये लोग बोलते हैं अरे बड़े एक्टर नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है,
तो उस वजह से हम लोग नहीं ले रहे हैं, और ये सब मतलब बोलते हैं। तो वो दिक्कतें मुझे फेस करनी पड़ रही हैं फिलहाल। तो देखिए अब कौन सा चैनल आगे आता है, क्या होता है। तो वो मैं जरूर आपके थ्रू और दूसरे जो भी चैनल्स हैं उनके थ्रू जरूर ऑडियंस को बताऊंगा कि हाँ हम लोग की पिक्चर यहाँ आप देख सकते हैं। तो वो मैं आप जरूर करूंगा। और अगला सवाल ये था कि मेला फिल्म आई, उसके बाद भी कुछ कुछ फिल्में आई आपकी जो ठीक से जी रिलीज नहीं हो पाई, कुछ जी फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाई। जी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे थे लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी। जी लोगों की नजर में तो बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। तो जी गैप, जैसा आपने बहुत सारे इंटरव्यू में कहा है, बहुत सारे रीजन थे आपके जर्नी में, उतार चढ़ाव, बहुत सारे रीजन, पर्सनल रीजन बहुत सारे हैं। तो उसके जी बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप कि क्या ऐसा कुछ बड़ा बवंडर हो गया कि अचानक से आप गायब ही हो गए, छोटे छोटे वनवास के रूप में, कभी 6 साल, कभी 7 साल। क्या हो गया राहुल भाई, एक तो मेरी फिल्में जो बड़ी फिल्में थी, जो पहली 2 फिल्में थी, मधोश से मेरा करियर शुरू हुआ, तो मधोश भी नहीं चल पाई। और फिर मेला आई, मेला भी बड़ी फिल्म थी, मेला भी नहीं चल पाई बॉक्स ऑफिस पर। तो जैसे एक एक्टर का मार्केट होता है वो तो अफेक्ट हो ही जाएगा ना, कि मतलब चल नहीं रहा तो कौन ले इसको। तो फिर वो सामना करना पड़ा। फिर भी जब मेला रिलीज हो गई तो 6 महीने तक मैंने काफी प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबके ऑफिस में जाया, गया और उनसे काम मांगा, लेकिन कोई दे नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने फिर अपना जो एक सोच के बैठ के सोचा, और मैंने बोला कि यार अब मुझे छोटी फिल्में करनी पड़ेंगी। और इसलिए मैंने बस्ती, काबू, बॉर्डर हिंदुस्तान का ये सब फिल्में की। अब क्या हुआ कि बस्ती और काबू थोड़ी चल गई थी फिल्म, मतलब प्रॉफिट हुआ प्रोड्यूसर्स को, लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं हुआ। और फिर बाद में वो जो दूसरी जो छोटी फिल्में थी वो रुक गई, और किसी कारण की वजह से कुछ बन नहीं पाई। तो वो सब भी मुझे सामना करना पड़ा। फिर मैंने टीवी की तरफ रुक किया राहुल। तो मैंने एक सीरियल भी किया आंधी, और एक टेलीफिल्म भी की। फिर मेरा एक पर्सनल लाइफ में एक प्रॉब्लम आ गया जो मुझे फेस करना पड़ा। तो वो उसकी जी जी, वजह से भी। जरूर बताइए फैंस को उसके बारे जी में जी, तो। तो जी उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको कि क्या हुआ कि वो मैं सिर्फ फैमिली से थोड़ा नाराज हो गया था किसी वजह से। तो मैं उन लोग को मिल नहीं रहा था। तो उन लोग बोल रहे थे यार ये पागल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैंने सोचा कि यार अगर नाराजगी है हमारी तरफ से तो थोड़ी डिस्टेंस कर लेते हैं, थोड़ा दूरियां कर लेते हैं, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए मामला, फिर से मिलेंगे। तो उन लोग ने गलत ले लिया ये मेरा स्टेप को, और उन्होंने बोला अरे यार ये फैमिली को नहीं मिल रहा है तो ये पागल हो गया है, ये है वो है। फिर आमिर साहब एक दिन आगे पुलिस फोर्स के साथ और डॉक्टर्स के साथ और 40 बॉडीगार्ड ये बिल्डिंग में घूम रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है, कोई रस्सियाँ, लकड़ी वकड़ी। तो आमिर साहब मेरे घर पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई आप पागल हो गए हैं, आप आपको जरूरत है ट्रीटमेंट की और ये सब। तो मैं शॉक में हो गया, बोला ये क्या हो गया भाई। तो उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा, हम लोग आप डॉक्टर के पास, आपका एग्जामिन किया जाएगा आपको। तो मैंने बोला यार आमिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब हंगामा ऐसे ही हम लोग जाके चेक करा लेते हैं, ये सब क्या जरूरत है ये सब करने की। तो फिर मैं गया और मैंने ये लोग मुझे लेके गए। तो आमिर ने बोला अगर नहीं चलेंगे तो आपको इंजेक्शन लेके सुला के लिए अनकॉन्शियस करके लेके जाया जाएगा। तो बोला ये सब करने की जरूरत नहीं है आमिर, मैं चलता हूँ, ऐसे ही देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो जाके जब मैं कोजी नर्सिंग होम में अंधेरी में कहीं है उसको लेके गए वहां मुझे, तो वहां मुझे कैद ही कर लिया, फोन ले लिया, हर चीज कर ली, पुलिस भी फोर्स भी थी। तो सब मुझे एकदम मैं शॉक हो गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर तो वो करना पड़ा। और फिर मैं सडनली मैंने बोला मैं दवा तो लूंगा नहीं राहुल, क्योंकि मैं थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। हम्म। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मतलब उन लोग मेरे पानी में उन लोग दवा देने लग गए। तो मैं 20-20 घंटे सोने लग गया उधर। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं 20 घंटे क्यों सो रहा हूँ, ये क्या क्या राज है इसमें, कुछ ये लोग जरूर कुछ दवाएं दे रहे हैं मुझे। अच्छा उस दवा का टेस्ट नहीं था, सेरेनेस करके दवा है, वो पानी में इंजेक्ट कर रहे थे। तो बॉडीगार्ड जब मेरा दोस्त बन गया कुछ सालों के बाद, उसने मुझे बता दिया कि आपके साथ ऐसा किया जाता था। तो उसी वक्त मुझे शक आ गया। तो फिर मैंने बोला यार ये मेरे जान को खतरा है, कभी लोग ओवरडोज दे दें वो दवाओं का और कुछ गड़बड़ हो जाए, आई कैन लूज माई लाइफ। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप मुझे दवा दीजिए, मैं दवा लूंगा अगर आप लोग को लग रहा है, क्योंकि कोई कोई रास्ता ही नहीं था बाहर। मुझे पूरा कैद कर लिया गया था, पूरा जकड़ लिया गया था। मैंने बोला ठीक है अभी भाई आप दवा दीजिए अगर आपको लग रहा है कि मैं पागल हूँ। तो फिर दवा दी गई और मैं 19-20 दिन उस क्लिनिक में रहा, कोजी नर्सिंग होम में। फिर वो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है अभी आप थोड़ा बेहतर हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं।
तो मैं जहाँ ये घर में रहता हूँ बेला विस्टा में, तो यहाँ लाने के बजाय वो लोग दूसरी बिल्डिंग में ले गए। एक ये कंपाउंड में 2 बिल्डिंग है, आमिर साहब और वहाँ हमारी मम्मी भी रहती हैं, फैमिली यही बिल्डिंग में रहती है। तो आमिर साहब के घर पे ले गए यहाँ लाने के बदले, और वहाँ मुझे कैद कर दिया। अब वहाँ मुझे दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ये क्या हो रहा है यार, ये क्या चल रहा है। खैर मजबूरी थी, दबाव था, प्रेशर था सब चीज का, तो चुप बैठना पड़ा। मुझे बाहर की वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया गया राहुल। तो फिर मैंने मतलब दिया था। फिर जब मैं देख रहा था कि कैसा हम लोग का व्यवहार हो रहा है, कुछ 6 महीने कुछ थोड़ा मुझे आज़ादी दी गई। 6 महीने के बाद ईद आई, तो ईद के बहाने मैंने बोला मैं किसी दोस्त को मिलना चाहता हूँ जाके ईद में। तो मैं गया और एक्चुअली मैं एक जर्नलिस्ट को मिल के आया डीएनए ऑफिस में। डीएनए जमाल शेख करके थे, वो हैं वो जर्नलिस्ट। तो उनको उनको मिला, उनको पूरी उनका कांटेक्ट नंबर निकाल के उनसे मिला, उनको पूरी मेरी कहानी बताई मैंने कि भाई मेरे साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा दवा है, ये कैद वैद करके पूरा इलीगल किया गया है मेरे साथ। तो फिर मुझे लगा नहीं यार ये बाहर आ जाएगी बात, तो मुझे सही नहीं लगा कि फैमिली को, देखिए हर आदमी चाहता है कि घर की बात घर में रहे राहुल, और जब सुलझ जाए तो अच्छा ही है। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, मैंने बोला जमाल यार अभी ये तुमको मैंने बता तो दिया है सब, लेकिन थोड़ा मुझे आज़ादी मिल रही है, जैसे तुम देख रहे हो। अब मैं तुमको भी मिलने आया हूँ क्योंकि थोड़ी आज़ादी मिली है। तो फिर मैंने बोला शायद कुछ 6-8 महीने में, और वैसे भी आमिर साहब ने कहा था कि 1 साल में तुमको छोड़ा जाएगा। तो अब 6-8 महीने तो हो ही गए हैं, और शायद कुछ महीनों में और छोड़ दिया जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको बोला अभी ये प्रिंट मत करना, ये सब जो मैंने दिया है आपको। तो ही वॉज वेरी काइंड इनफ, क्योंकि उसके पास बड़ी स्कूप आ गई थी, बड़ी स्टोरी आ गई थी, वो चाहता था तो रिलीज कर सकता था। लेकिन उसने भी बोला कि समझा डेलिकेट सिचुएशन को, उसने बोला ठीक है भाई मैं नहीं प्रिंट करूंगा। तो मैं अपना घर आ गया, और फिर से ये लोग दवाई दे रहे थे, और मैं 103 किलो का हो गया था राउंड, फुल वेट, फुल राउंड पूरा ऐसा एकदम 103। जो मेरा 77 वेट था, मैं 103 पहुंच गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं काम भी कैसे करूंगा, क्या कोई क्या देगा। तो खैर मैंने बोला अब जिंदगी तो चलानी है आगे। तो फिर 1 साल हो गया, तो मैंने आमिर साहब को बोला अभी भाई आप लोग मुझे, अब 1 साल हो गया, आपने कहा था 1 साल आप मुझे रखेंगे, तो अब मैंने कुछ हरकत भी नहीं की ऐसे, जैसे मैं सब दवाई भी ले रहा हूँ, हर चीज़ कर रहा हूँ, तो आप मुझे छोड़िए, मुझे वापस घर जाने दीजिए। तो ये घर में मैं वापस आ गया, इधर जो यहाँ रह रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ एज ए राइटर मैंने सोचा अब कौन लेगा मुझे एज ए हीरो। पूरा वजन भी बढ़ गया, एक्शन एकदम स्लो, ऐसे 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 करके जा रहे हैं, तो दवाओं का रिएक्शन और सब। तो फिर मैं यही मतलब चलो राइटर बन जाते हैं, कहानियां लिखेंगे और कुछ गोट गोट फार्म खोलेंगे। तो उसके रिसर्च में मैं लग गया, गोट फार्म के रिसर्च में और फार्मिंग के रिसर्च में, कि फार्मिंग करूंगा, गोट फार्मिंग करूंगा। तो उसमें मैं लग गया और कामों में लगे। फिर ये सब चलता रहा। ये 2006 में मैं ये घर पे आ गया। अब 2007 के अक्टूबर के करीब, नवंबर सितंबर अक्टूबर के करीब, आमिर साहब मुझे अचानक बुलाते हैं एक दिन और बोलते हैं फैसल तुमको अपनी सिग्नेटरी राइट्स मुझे देनी पड़ेगी। तुम अभी तक तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम पागल हो अभी तक, और तुमको कल कोर्ट में जाके बोलना है, ये डॉक्टर है ये आएगा और इसको तुमको बोलना है डॉक्टर के साथ जाके कि कोर्ट में जज साहब को कि मैं अपने फैसले नहीं ले पा रहा हूँ, तो मुझे गार्डियन की जरूरत है। तो मैं शॉक हो गया, मैं बोला अब ये क्या नया शुरू हो गया। और सिग्नेटरी राइट्स राहुल क्या होता है कि आपने अगर सिग्नेटरी राइट्स दे दिए अपने, तो आपका साइन करने का पावर, आपका वोट करने का पावर कुछ अहमियत नहीं रखता। अगर आपको एक गार्डियन रखा जाता है और वो वही आपको पैसा देगा, अलॉट करेगा और ये सब, तो पूरे राइट्स एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग में जीरो हो जाता हूँ। तो अब आमिर साहब बोल रहे हैं तो वहाँ मैं तो उनको हाँ हाँ बोल रहा हूँ कि ठीक है मैं करूंगा, ये करूंगा, हर, क्योंकि हाँ ही बोलना पड़ रहा है भाई। वो लोग इतना फोर्स लगाते थे बॉडीगार्ड जो, तो मैं कहा ठीक है मैं करूंगा, हर चीज करूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं यार, ये दिमाग में चल रहा था कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, अब ये लोग रुक नहीं रहे, ये महाभारत यहाँ खत्म नहीं हो रही है। तो फिर मैंने उनको तो हाँ हाँ बोला, लेकिन मैं घर पे गया और एक दो दोस्तों को बोला कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है, कल मुझे जाना है कोर्ट में और ये सब कहना है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, अब मुझे फैमिली के साथ आई हैव टू, जो मैंने इंटरव्यू रोका था इतने साल पहले, वो अब वक्त आ गया है कि उसको बाहर पेश किया जाए। और मुझे अपना अगर मुझे कुछ अस्तित्व रखना, अपना कुछ करना है जिंदगी में, तो मुझे आई हैव टू फाइट माई फैमिली। ये मैंने डिसीजन ले लिया और मैं घर से निकल गया। एक बैग लेके मैं घर से निकल गया, छोटा सा अपना बैग, एटीएम कार्ड रख के
कुछ कपड़े नहीं, कुछ नहीं, मैं घर से निकल गया सीधा। और मैं जाके मिला, एक इंस्पेक्टर दोस्त है मेरा सन के, तो उनको जाके मिला मैं दादर पुलिस स्टेशन में, वो इंचार्ज थे। और जमाल शेख को मैंने पहले तो इंस्पेक्टर को जाके मिला, उसको पूरा बताया कि भाई ऐसे ऐसे है। तो उसने बोला आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट कराओ, ये लोग तो प्राइवेट में आपको टेस्ट करा रहे हैं, वो कुछ होल्ड नहीं करता कोर्ट में। कोर्ट में अगर आप जाओगे तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अगर सर्टिफिकेट मिल जाए कि आप सही हो, आपका दिमागी हालत सही है, तो फिर आप अपने फैमिली को टेक ऑन कर सकते हैं। फिर वो ज्यादा अहमियत रखता है, वो लेटर, वो सर्टिफिकेट कि आप सही हो कोर्ट में। तो मैंने बोला, तो उसके थ्रू मैंने जैसे भी कैसे करके वो गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उससे टेस्ट करा। और उस बीच में मैंने जमाल शेख को भी फोन किया। मैंने बोला वो इंटरव्यू जो आपको दिया था मैंने 2005 के ईद में, वो आप लगा दीजिए, एयर कर दीजिए। तो अब वो बोलता है कि वो इंटरव्यू नहीं है मेरे पास। तो अब मैं बोला क्या करूं। अच्छा, फिर मैंने बोला वापस करते हैं इंटरव्यू, तो बोलता है मैं तो दिल्ली में हूँ। तो अब मैंने बोला अब क्या, तो अब ये ऊपर वाले की कृपा है, भगवान की कृपा है, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो, मैंने उसको बोला मैं देना चाहता हूँ, कैसे कर, तो बोला मैं आज ही आ रहा हूँ बॉम्बे। तो अब वो आज ही बॉम्बे आ रहा था उस दिन 2007 में। तो मैंने बोला फिर मैं आज ही इंटरव्यू दूंगा आपको, क्योंकि मैं घर छोड़ चुका हूँ। तो वो पूरा इंटरव्यू दिया गया और वो पूरा एयर किया गया। जमाल शेख ने खुद ने उसको एंकर किया वो शो को, और वो अगले दिन एयर आया हेडलाइंस टुडे, और आज तक पे वो है इंटरव्यू, शायद अभी तक आप मिल सकता है। तो खैर वो इंटरव्यू आया बाहर, और तब सबको, दुनिया को पता चल गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या ये लोग कर रहे हैं मेरे साथ। तो अब फिर मैंने जब टेस्ट दे दिया था वो हॉस्पिटल में, तो मेरे इंस्पेक्टर दोस्त थे, उन्होंने कहा देखो भाई फैमिली का इस सब में बहुत जोर होता है, जो मेंटल केसेस होते हैं ये होते हैं, अगर फैमिली ने तुमको फिर से पकड़ लिया तो फिर कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। तो तुम 3 दिन के लिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है, तुम थोड़ा हाइडिंग में चले जाओ। इस बीच में आमिर साहब का जो राइट हैंड मैन है बिमल पारिक, उसने मुझे फोन किया। उसने बोला ये क्या हो रहा है, हंगामे, न्यूज में आ गई पूरी बात, ये सब प्रेस में। तो उसने बोला ये सब क्या तुम लोग लड़ रहे हो और ये अच्छा नहीं लगता और ये वो, तो आके मिलो मुझे। तो मैं उसके ऑफिस गया, उसको मिला। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा रिजल्ट आएगा ही सही और मैं इन लोग को पूरा टेक ऑन करूंगा। मैंने उसको जाके बोला मैं आमिर खान को जेल में डालने वाला हूँ, क्योंकि जो भी गलत गलत सलत मेरे साथ हुआ है, जो मैं सहते आ रहा हूँ 2005 से, ये सब मैं पूरा आमिर खान को और पूरी फैमिली को मैं टेक ऑन कर रहा हूँ। मैं उन लोग को जेल में डाल दूंगा, क्योंकि मेरे साथ कितना सिर्फ सह आदमी, आपको कितना जान का खतरा महसूस नहीं हुआ, ये जो आपने डिसीजन लिया कि मैं आमिर साहब को जेल में डाल दूंगा, आमिर खान अब को? लड़ना ही पड़ेगा। देखिए लड़ाई में तो क्या होता है, जब महाभारत भी लड़ी गई, जब लड़ाई कुछ भी होती है, जब आप किसी को टेक ऑन करते हो तो खतरा तो रहता है, लेकिन अब जब जान पे बनाइए तो क्या करे आदमी, जब कोई अस्तित्व ही नहीं छोड़ रहा है किसी का तो क्या करे। इसलिए तो ये फैसला 2005 से लेके 2007 में मैंने लिया कि अब मुझे लड़ना ही पड़ेगा। ये दो ढाई साल से मैं सोच रहा था कि कैसे इसको हैंडल किया जाए सिचुएशन को, लेकिन फिर जब करना पड़ा है तो कर। मैंने यू पुश्ड अगेंस्ट अ वॉल, जब दीवार के अगर अगेंस्ट आपको दबा दिया, मर्डर कर रहा है कोई, तो आप भी तो अटैक करोगे फिर। तो वो वाली बात हो गई कि आपको भी अटैक करना पड़ेगा। तो फिर वो मैंने बोला बिमल साहब को मैं आमिर साहब को जेल में डालूंगा, ये करूंगा। तो वो उसने आमिर साहब को बता दिया, उसने बोला ये तो वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट दे के आया है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर अच्छा मैं चला गया लोनावला। अब मेरा एक वकील था जो मुझे लगा था कि मेरा दोस्त है, वो फैमिली के भी टच में था। मैं लोनावला से उससे बोला कि मैं लोनावला में हूँ, तो वकील ने शायद फैमिली को बता दिया कि यार ये तो लोनावला में बैठा है फलाने फलाने होटल में। तो 3 बजे रात को पुलिस आ गई उधर वो होटल में, और मुझे बोला कि रिसेप्शन से बात किया, बोला ये। तो वो लोग मेरे कमरे में आए। तो मैंने पुलिस को पूछा भाई मैंने क्या गलत किया है, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो, क्योंकि पुलिस तो जब भी पकड़ेगी जब आपने कुछ गलत काम किया है। तो पुलिस को मैंने क्वेश्चन किया कि भाई मैंने गलत क्या किया है, आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो। तो उसके पास कुछ जवाब नहीं था। नहीं आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। मेरे साथ थोड़ा रफ भी हो रहे थे कि आपको चलना पड़ेगा। तो फिर पुलिस आई और पुलिस वो मुझे लेके जाना चाहती थी वहां से लोनावला से। तो पुलिस मेरे साथ रफ हो रही थी और ये हो रही थी।
तो फिर मैंने बोला कि यार अब चलना ही पड़ेगा, पुलिस आ गई है। तो मैं गया उनके साथ फिर बॉम्बे, और मैंने पुलिस को ये भी पूछा कि तो आपका जुडिस्टिक्शन भी नहीं है, आप किस राइट से आप मुझे गिरफ्तार, तो बहुत पुलिस को ऊपर ऑर्डर मिला था कि इसको लेके ही आओ। तो वो मतलब बहुत जोर जबरदस्ती कर रहे थे। तो फिर वो मुझे लेके चले गए बॉम्बे, और अगले दिन मुझे मालूम पड़ा कि मेरी जो अम्मी है उन्होंने, और मेरी सिस्टर दिक्कत खान हेगड़े, उन्होंने मुझ पर केस डाल दिया है। मम्मी ने? हाँ, मम्मी ने और सिस्टर ने, क्योंकि आमिर को वो पीछे रखना चाह रहे थे। आमिर डायरेक्टली अगर सामने आते हैं, आमिर का तो पूरा पावर तो आमिर का ही था, पुलिस और वकील और ये सब। जी जी। लेकिन आमिर अगर सामने आते हैं तो पूरी दुनिया में आमिर को मैं और भी, अगर मैं साबित होता हूँ तो आमिर सीधा जेल में जाएगा। तो ये उन लोग ने स्मार्टनेस किया कि आमिर को पीछे रखा फैमिली ने, और अम्मी जो मेरी जीनत ताहिर हुसैन और निखत खान हेगड़े जो सिस्टर है, उन्होंने मुझ पर केस डाल दिया कि ये मेंटल है, ये इसलिए तो पुलिस बोल रही है, इसलिए आपको पकड़ा गया है कि आपके ऊपर आप घर से भाग गए। मैं बोला अच्छा, मैंने पुलिस में जाते वक्त लेटर भी दिया था कि मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, तो ये सब मैं करके, लेकिन पुलिस को ऑर्डर मिले थे कि इनको इसको पकड़ के ही लाओ। तो जी वो पीछे पड़ गई थी, तो खैर, तो वो तो लेके गया मुझे। फिर अगले दिन ये कोर्ट केस लड़ना पड़ा मुझे, मेरी फैमिली का, कि आपकी अम्मी और सिस्टर ने केस डाल दिया है। इस बीच में मेरे फादर जो थे, वो सेकेंड वाइफ से मैरिज कर गए थे, शहनाज आपा से। तो उनको पता चला कि अरे, प्रेस में मालूम पड़ गया, पूरा बवाल हो गया। तो उनको भी, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया किसी फ्रेंड के थ्रू कि भैया फैसल क्या हो रहा है, ये अच्छी बात, मतलब क्या तुमको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए, क्या चाहिए। तो वो मेरे हेल्प के लिए आ गए। फिर कोर्ट में केस चला राहुल भाई, कस्टडी का, क्योंकि आमिर आमिर और फैमिली चाह रही थी कि कस्टडी आमिर के पास जाए, ताकि फिर से दवाएं दें और ये करें और ये सब किया जाए। और मेरे फादर खड़े हो गए कि नहीं, मैं फैसल का कस्टडी लूंगा। मैं वहां कोर्ट को बोल रहा हूँ, जज साहब को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे किसी की कस्टडी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एडल्ट आदमी हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। तो ये सब मामले हो रहे हैं। फिर वहां कस्टडी का केस, पहले पहले तो मुझे भेजा गया सीधा। अच्छा, क्या हुआ, जब पहले दिन जब कोर्ट का केस चला राहुल भाई, तो कोई आ ही नहीं रहा है, मतलब सब लोग को मालूम पड़ गया कि आमिर और फैमिली के खिलाफ ये लड़ रहा है। तो आमिर साहब इतने बड़े आदमी हैं, सब लोग डर गए, कोई दोस्त कोई आ नहीं रहा है कोर्ट में। तो एक आदमी आया और उसने मुझे बोला कि ठीक है। तो जज साहब ने बोला कि ठीक है, इसको फैमिली को मत दो, इसको जेजे हॉस्पिटल में भेज दो। तो जेजे हॉस्पिटल में मुझे मायने के लिए 20 दिन भेजा। उस बीच में मेरे फादर भी आ गए और ये सब इन्वॉल्व हो गए, और फादर ने बोला नहीं, मैं कस्टडी का केस लड़ूंगा। और वो केस चल रहा था, तो आमिर साहब वो केस हार गए, क्योंकि फादर इज द नेचुरल गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड। तो फादर के पास मेरी कस्टडी चली गई। और जब मैं बाहर निकला जेजे से 20 दिन के बाद, तो जेजे हॉस्पिटल ने भी बोला नहीं, इसको कुछ पागल, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये पागल है, ऐसा ये मेंटल नहीं दिख रहा है। तो वो भी मेरे फेवर में चला गया। फिर मेरे फादर के ऊपर प्रेशर डाला गया फैमिली की तरफ से, उनका पैसा वैसा रुकवा दिया गया। तो फादर भी एक दिन कोर्ट में आके बोलते हैं कि नहीं, मुझे इसकी कस्टडी नहीं चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या नया नया शुरू हो गया। तो फिर मैंने फिर से जज साहब को बोला कि भाई, मैं एडल्ट आदमी हूँ, मुझे किसी की कस्टडी की जरूरत नहीं है जज साहब, आप प्लीज मुझे अकेले रहने दीजिए। तो फिर जज साहब ने बोला ठीक है। 2-4 महीने गुजर गए थे, और जो भी कोर्ट बोल रहा था मैं वो कर रहा था। जो जो भी कोर्ट बोल रहा था कि ये पुलिस में अटेंडेंस दो, ये करो वो करो, वो सब मैं कर रहा था। तो जज साहब ने बोला ठीक है, इसको अकेले रहने दिया जाए। और वहां से मैं फिर कोर्ट केस चला। और समझिए 2008 के फरवरी 16 को, वैलेंटाइन के एक दिन, फरवरी 16 को जज साहब ने जजमेंट दे दी मुझे कि आई एम अ नॉर्मल पर्सन, आई एम अ फ्री पर्सन, आई कैन स्टे अलोन, आई कैन हैव ऑल द राइट्स ऑफ अ नॉर्मल सिटीजन। तो वो मेरे फेवर में कोर्ट केस आया। तो इसकी वजह से भी ये सब जो लड़ाई, फिर मेरा वजन इतना ज्यादा हो गया था कि मैं कैसे एक्ट करता राहुल भाई, हीरो तो क्या काम करता, मैं तो हीरो ही था उस वक्त डायरेक्शन भी नहीं था। तो मैं क्या, तो फिर मैं थोड़ा वजन कम करने में, इसमें राइटिंग में लग गया, राइटिंग भी काफी कर रहा था उस वक्त से। तो फिर एक डायरेक्टर आया काफी सालों के बाद, शारिक मिराज, उसने बोला ये चिनार दास्तान है, इसमें हम लोग फैसल को लेते हैं, उसकी भी एक अलग कहानी है, वो कैसे मिली पिक्चर। क्योंकि वो कश्मीरी गोरा गोरा चाहता था, लाइट आइज चाहता था, कश्मीरी रोल था, तो सुना नहीं मैं फैसल को ही लेना चाहता हूँ।
तो वो फिर आया, फिर वो फिर चिनार बनी, फिर उसके बीच में एक डेंजर हेड बनी, फिर अभी फैक्ट्री बनी। तो इस तरीके से फिर से काम अब लाइफ में शुरू हो रहा है। अब राहुल भाई, कुछ लोग सवाल पूछते हैं मुझे कि भाई आप अपने मदर के क्लोज नहीं हो, आप अपने फैमिली के क्लोज नहीं हो। तो जिस मदर ने, अब मैं मदर को प्यार तो करता हूँ, एज ए मैं बहुत क्लोज था मेरे मदर के बचपन से, लेकिन अब क्या करें, अब जब मदर ने ही साइन कर दिया कि ये मेंटल आदमी है, तो क्या क्लोजनेस रह सकती है, आप बताइए। और सिस्टर ने, जी। निखत खान हेगड़े, उन्होंने साइन कर दिया केस में कि ये पागल है, तो क्या उनसे क्लोजनेस रह सकती है। मेरी सिस्टर तो बोलती थी कि इसको तो 2 कटोरा लेके रोड पे भीख मांगना चाहिए, निखत हेगड़े खान ऐसे बोलती थी। तो क्या क्लोजनेस रहेगी जब ऐसे ऐसे सुनने मिल रहा है। दिल को दुख होता था, दिल को दुख होता था कि भैया ये क्या हो रहा है, ये सब कैसे क्या हो रहा है। लेकिन खैर ये सब हुआ लाइफ में, तो इसलिए ये सब डिले हो गया। फिर अब शुरू हो रहा है मामला, फिर से लग रहा है कि जी जी, सबसे खास बात क्या रही इसमें पता है आपको? सबसे जी खास बात क्या रही आपकी जर्नी में? आपके जी चाहने वाले आपके साथ थे। जी बिल्कुल, दुआएं थी, सब लोग। वो नहीं होता तो आप इतना मतलब मूव ऑन नहीं कर पाते आप। नहीं, मैं वही, अब अगर मैं, अच्छा अगर मैं फैमिली को राहुल भाई नहीं उनके साथ नहीं लड़ता, तो मैं भी वही वही रहता, दवाएं देते वही रहते, रहता। और मैं गार्डियन होता। गार्डियन के बिना मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता, क्योंकि आमिर साहब ये तो सोचते हैं मैं एक्टर ही नहीं हूँ, मैं काम ही नहीं कर पाता हूँ। तो मैं वही, मेला के बाद भी उनका ये आया था कमेंट कि ये तो एक्टर ही नहीं है। तो मैं तो वही दवा गार्डियन होता मेरे सर पे, मेरे हर मूव पे एक वॉच रखा जाता, और मैं कुछ कर नहीं पाता लाइफ में। आपने जैसा कि कहा कि आपकी माँ ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि आप मेंटल हो चुके हैं, ये हो चुके, बहुत सारी चीजें थी। तो जी, उनको जो सही लगा वो अपना साइड अपना रखी, वो आपकी मॉम ने। जो उनको आपका जो लगे। एक जी, बेटे का जो कर्तव्य होता है, आपका प्यार कम नहीं होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ जी व्यू से। जी आप अपनी बिल्कुल तरफ बिल्कुल। से जी, नहीं नहीं, मैं तो ये पूरा, होना चाहिए। मैं तो पूरा अभी भी देखिए, अभी क्या है, दूध का जरा छाछ भी फूक फूक के पीता है। जी तो मैं उनसे एक हाय हेलो सलाम दुआ नमस्ते सब करता हूँ। उनके बर्थडे पे उनको जी, केक भेजता हूँ, मिलता हूँ, मौका हो सकता है तो कुछ समय के लिए मिलता भी हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरा मेरा कर्तव्य, मेरा ड्यूटी एज अ वही होना इंसान चाहिए। कर रहा हूँ। लेकिन एक डर भी तो गया हूँ ना मैं, एक डरा हुआ जी जी, इंसान है। एक डरा हुआ इंसान हूँ कि यार कभी भी कुछ हो सकता है। तो वो डर भी एक, सहम जाता है आदमी, आप समझ सकते हैं राहुल भाई। लेकिन मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी पूरे अभी देखिए ऐसा मौका आएगा इंशाल्लाह, उनको शायद कुछ ऊपर वाला कुछ ये देगा, तो उनके दिल में भी कुछ पैदा कुछ होगा कि नहीं यार। सामने से भी वो प्राउड फील करके जी सामने भी आ सकती जी हैं। जी। जरूर आएगा, आपके फैंस आपके साथ हैं और दुआएं लोगों के हैं और आपके साथ। और सब मैं कुछ तो होगा। और मैं तो सबको फॉरगिव कर चुका हूँ। मेरे दिल में कोई वही होना ही चाहिए, कोई वही गुस्सा नहीं होना है, कोई। चाहिए। और मैं आगे, मैं जो इंसान हूँ ना, मैं राहुल भाई आगे की तरफ देखता हूँ। इसलिए तो मैंने सब चीज भूल के, ना मैं उसमें पड़े रहूं कि आपने क्या किया, मैंने उसी में 4 सालों चलते, मैं उस सब में नहीं बिलीव करता। अब मैं आगे बढ़ के मैं अपना काम आगे ले जा रहा हूँ, अपना आपका, एक मेरे पहचान बना रहा पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो राइट होता है, आपका जो हक है आपकी लाइफ पे, दूसरे के लाइफ पे नहीं है। हूँ। जी आपका जी हक अगर आपकी लाइफ पे है तो आप खुद पे कंट्रोल रखिए कि आप गलत ना करें। आप जी दूसरे को नहीं रोक सकते, दूसरा जी। गलत करते जाए आप छोड़ दो, इग्नोर मारो। सही आप बात। गलत मत करो, क्योंकि आपकी लाइफ पे आपका हक है, राइट है। आप जी रोक सकते हो खुद को गलत करने से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं अपना काम में ध्यान दूं, काम आगे बढ़ाऊं, क्योंकि अपने काम से भी एक पहचान होता ही है एक इंसान की कि जी एक ऐसा काम करता है, तो मैं उसमें ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, उसमें फोकस दे रहा हूँ।